हो गए, मानस जी के ट्रेड्स हो गए और अब कार्यक्रम में वक्त है एक आशीष जी को और जोड़ने का। इस चैनल पे सबसे ज्यादा अगर कोई गेस्ट आते हैं किसी नाम से तो वो आशीष के नाम से ही होते हैं। हमारे साथ श्री आशीष सोमैया मौजूद हैं, सीईओ व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के बातचीत करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और मेरे सहयोगी भी इस कार्यक्रम में आशीष जी ही हैं। आपको पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखिए इंडियन मार्केट्स ने कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया बीते एक सवा हफ्ते में, कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया और क्रूड से जो कंफर्ट मिला उसको सबसे ज्यादा हमने ही बुनाया। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स को और इस वक्त आप यहां से आप मानते हैं कि साइजेबल पुल बैक आ चुका है, अब थोड़ा सा लाइट रहे या फिर अभी और पुल बैक की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? एक्चुअली जब ये पिछले महीने 2 महीने में अगर आप देखें, एक्चुअली महीने 2 महीने से ज्यादा ही चल रहा है करेक्शन अक्टूबर के पीक के बाद। तो पहले चाइना और चाइना टेक, फिर यूएस इंटरेस्ट रेट, फिर रशिया यूक्रेन। तो काफी सारे इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स जिनको मैं कहूंगा ये इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था देखें और हमारे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को आप देखें तो काफी पिछले 9-12 महीनों में इम्प्रूव्ड ट्रेजेक्ट्री हमको दिख रही थी। लेकिन ये सब चीजें जो मैंने बताई उसको अभी बाहर से जो हो रहा है उसको मैं इम्पोर्टेड प्रॉब्लम कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो बिकवाली थी या मार्केट में एक तरीके का हेडविंडेड जो माहौल था, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं था, बाहर की परिस्थिति की वजह से था। और ये बात भी सही है कि हमारे ऊपर देखिए, जैसे आपने बताया कि तेल का दाम नीचे आने से एक तरीके की रिलीफ रैली हमको देखने को मिल रही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम केवल तेल का था, क्योंकि अदरवाइज चाइना का टेक सेक्टर है, हांगकांग है, यूएस टेक सेक्टर है, ये सब चीजों से हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। रशिया यूक्रेन में केवल ऑयल से हमारा डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो जैसे ही ये सब चीजों में एक पॉजिटिव हवा का रुख जैसे बदला है, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है। कल देखिए पहली बार एफपीआई बाइंग भी पॉजिटिव हुई थी। आपके सवाल पे मैं ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई रशिया यूक्रेन को लेकर के अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और जो वो लोग एक तरीके से सेटलमेंट की तरफ के नॉइजेस हमको सुनने को मिल रहे हैं, तो अगर इसमें कोई और सेटबैक नहीं आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है वो सस्टेनेबल रहेगा। जो भी हो रहा है अगर आप देखें सस्टेनेबल है। ये पुल बैक अगर आप देखें शायद अभी और चले आशीष जी के मुताबिक। अच्छा आशीष जी, अब सब मान के चल रहे थे कि आई मीन बाजार काफी बटा हुआ था, यूएस में जो रेट हाइक होगा उसके क्वांटम को लेके बाजार काफी बटा हुआ था, बट मोर और लेस फीलिंग यही आ रही थी कि शायद अगर 50 भी हो जाए और उसके बहुत अगर आप देखें बड़े इंपैक्ट नहीं होंगे या फिर वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन है। 25 बेसिस हाइक हुआ है और 6 इंस्टेंसेस में अगर आप देखें वो CY22 में और हाइक करेंगे। इसका आप बहुत बड़ा इंपैक्ट देखते हैं अगले रेट हाइक्स का, या फिर जो भारत की तरफ लिक्विडिटी आएगा उसका, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब ये न्यूट्रलाइज हो गया है, अब वो पेन नहीं देखने को मिलेगा? या फिर आप कह सकते हैं, मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि अब एफपीआईज की बहुत स्ट्रॉन्ग शायद सेलिंग हमको विटनेस ना करनी पड़े। आपकी राय इस पर्सपेक्टिव से? जी, वही एक अच्छी बात ये हुई कि अल्टीमेटली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रबर मीट्स द रोड, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि सस्पेंस हट गया और फाइनली जो जहाज था वो लैंड कर गया कि भाई चलो 25 बेसिस पॉइंट से शुरुआत हुई है और आगे क्या होने का अंदेशा है। एटलीस्ट एक अनसर्टेनिटी हट गई और एक तरीके से जो चीज होनी थी उसकी शुरुआत हो गई, तो अब एक ट्रेजेक्ट्री उसकी बनेगी। दूसरी बात यह है कि हमारा हमेशा से, मतलब कई बार ऐसे डिस्कशंस हुए हैं मीडिया में भी, हमारा हमेशा ऐसा मानना था कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक्स की शुरुआत होती है वो हमेशा आर्थिक व्यवस्था में तेजी को लेकर के होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग जब किया जब पैनिक का माहौल था और वो क्वांटिटेटिव ईजिंग उनकी वर्क कर रही है, इसीलिए इकोनॉमी में शायद उनको सुधार दिख रहा है, इसीलिए उनको इन्फ्लेशन का भी डर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये अब ऐसा माहौल आएगा कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे 5-6 बार, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था जो है यूएस में और ग्लोबली उसमें भी एक तरीके की आपको रिकवरी और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली रशिया की जो एक्शंस हैं उसकी वजह से दुनिया बदल गई है, पहले जैसी रहेगी नहीं। तो उसकी वजह से एंटी ग्लोबलाइजेशन है या ज्यादा बायलैटरलिज्म है, इन सब चीजों से क्या होगा ये तो लंबे अरसे में ही 6 महीने 12 महीने में नहीं पता चलेगा, 2-3 साल में ही पता चलेगा कि इससे क्या चेंज होता है। लेकिन फिलहाल तो इस तरीके का माहौल रहेगा कि जैसे रेट हाइक्स भी होंगे लेकिन आर्थिक व्यवस्था में भी आपको सुधार दिखेगा। तो इक्विटी मार्केट पे कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, करेंसी में वॉलेटिलिटी रहेगी और बॉन्ड्स में शायद वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। लास्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि अगले 6-9 महीने 12 महीने में एक ऐसा कंफ्यूजिंग सा माहौल रहता है। जैसे मैं आपको कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूजिंग बोलता हूँ ये मैं बताता हूँ कि अगर रेट हाइक्स करेंगे
तो मार्केट ये रीड करेगा कि आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी है, इसलिए बाजार ठीक रहेगा। और अगर रेट हाइक नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि लिक्विडिटी बरकरार रहेगी, इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट रहेंगे, इसलिए बाजार को टेलविंड होगा। ये 2012-13 में और 2011 में भी हमको देखने को मिला था कि जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग से टेपरिंग की तरफ जाते हैं तो बाजार में दो तरफा एक कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इक्विटी मार्केट यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रांग रहेगा अगले साल 1.5 साल में। तो आशीष जी, बिल्कुल फैक्ट है कि एक बड़ा हमने उछाल आता हुआ देखा है सारे रिस्क एसेट्स में, और अदरवाइज तो कहने के लिए तो हॉकिश ही था जो भी फेड ने किया और जो उसकी कमेंट्री थी। ये अभी हो सकता है कि हम लोग एक दिक्कत के बादल थे जो छट रहे हैं, अनसर्टनिटी से बाहर आ रहे हैं, एक इवेंट हमारे सर से दिक्कत हटती हुई नजर आ रही है, पर ये रेट हाइक्स इक्विटीज पर इवेंचुअली ब्रेक लगाते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं मानना आपका? 2022 में भी इवेंचुअली, क्योंकि ये ना सिर्फ यूएस फेड का काम है, ये आज शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ऐसे ही करने वाला है, थर्ड कंटिन्यूस मीटिंग और थर्ड टाइम रेट हाइक वहां पे होता हुआ नजर आएगा, और ये अक्रॉस द ग्लोब सेंट्रल बैंकर्स इसी तरह से अब एग्रेशन दिखाते हुए नजर आएंगे। इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी, हमारे बाजार की लिक्विडिटी पर्याप्त आती रहेगी। देखिए क्या है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जब होता है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का सक्सेस आप कैसे नापेंगे? क्वांटिटेटिव ईजिंग का सक्सेस आप नापेंगे जब आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी आएगी, और क्वांटिटेटिव ईजिंग तभी सक्सेसफुल आप बता सकते हैं। और आर्थिक व्यवस्था में जब रिकवरी आएगी तब टेपरिंग की शुरुआत होगी। तो टेपरिंग का सक्सेस आप कब बताएंगे? जब इन्फ्लेशन और आर्थिक व्यवस्था को कूल डाउन किया जाएगा। लेकिन ये अभी हम क्वांटिटेटिव ईजिंग का सक्सेस भुगत रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं हम अभी, और टेपरिंग की शुरुआत हुई है। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग अब तक सक्सेसफुल रहा है और इकोनॉमी में शायद इंप्रूवमेंट आ रही है, और अब बहुत किया तो आगे जाकर के महंगाई बढ़ेगी। तो टेपरिंग की जो शुरुआत है वो अलग चीज है, लेकिन अगर 18 महीने तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तो उसके बाद अलग चीज देखने को मिलेगी। सो शुरुआत का माहौल अलग होता है, और अगर आप 12-18 महीने 24 महीने तक रेट बढ़ाते रहेंगे तो तब का माहौल कुछ अलग रहेगा। लेकिन अभी तो एक रिकवरी का माहौल है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आशीष सर, सिंपल टर्म्स में हम लेमैन को, हम रिटेल को समझाने के लिए, जितना दुख दर्द देखना था 2022 में, वो शुरुआत के 3 महीने में हमने देख लिया, उस तरह की दिक्कत आगे नहीं देखने को मिलेगी, आगे हालात बेहतर होंगे इस कैलेंडर ईयर में, ये मान लू ना? आगे हालात बेहतर होंगे और ज्यादा फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा। और जैसा पहले मैंने बताया, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि अभी फिर से रशिया यूक्रेन से कोई अलग न्यूज नहीं आनी चाहिए, बट मैं आपके कंक्लूजन से सहमत हूँ, यही मैं कहूंगा एक्चुअली। और फिर व्हाइट ओक अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है इस मार्केट में? आप क्या इस गिरावट में फुली इन्वेस्टेड हो? अभी भी कुछ कैश साइडलाइंस में रखा हुआ है? कैसे आपने अपने आप को पोजीशन कर रखा है? देखिए क्या होता है कि जैसे हम हमेशा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार बताते हैं, लेकिन हम खुद जो है कभी हम लोग कैश नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, जैसे हम लोग क्लाइंट्स के बिहाफ पे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि क्लाइंट ने हमको 100 रुपए में से 10 रुपए दिया है, 1000 रुपए में से 10 रुपए दिया है, या 10,000 रुपए में से 10 रुपए दिया है, वो हमको नहीं पता है। तो क्लाइंट की जो एसेट एलोकेशन है उसको हम चेंज करने का या मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। हमको जो पैसा दिया जाता है वो इक्विटी में लगाने के लिए दिया जाता है, और इक्विटी में BSE 500 हमारा बेंचमार्क है, तो हमको कंसिस्टेंटली BSE 500 से 5-6-7% कंसिस्टेंटली बेटर करना है, इसी की हम कोशिश में लगे रहते हैं। पहली ये बात। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली जो ग्लोबली या इंटरनेशनली जो सिनेरियो है उससे हेडविंड टेलविंड पैदा होते हैं, तो इसलिए उसको समझना जरूरी होता है, लेकिन उसके ऊपर हम कभी बेट नहीं लगाते हैं। तो पोर्टफोलियो हमेशा हर सेक्टर के बेस्ट कंपनीज में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और वेल डाइवर्सिफाइड, और पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। तो हम कभी इस चीज पे बेट नहीं करते कि तेल का दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाँ, तेल का दाम ऊपर है तो रिस्क है, तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना कि तेल का दाम अगर ऊपर जाता है तो उसका काउंटर बैलेंस क्या होता है? उसका काउंटर बैलेंस होता है टेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या ऐसी कंपनीज जिसका तेल के ऊपर कोई असर, जिनके ऊपर तेल का कोई असर नहीं है। तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना है, और मैक्रो चीजों के ऊपर हम कभी बेट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कॉइन टॉस के तरीके होता है। अगर आप देखें रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या सोच रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, उस पर बेट लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन उससे हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना चाहिए, ये केवल हमारा काम है। वैसे हम भी कुछ ज्यादा नहीं चाहते बाजार से, हम भी चाहते हैं BSE 500 को 5-7% बीट कर दें। कैसे करें सर? आप लोग क्या ले रहे हो? उसी के लिए
उसी के लिए स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप करना चाहिए, लेकिन रिस्क कंट्रोल टॉप डाउन करना चाहिए। तो काफी नीडलेस टू से कॉम्प्लेक्स काम है। तो हम लोग एक्चुअली सेक्टोरल इन्वेस्टर नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के माहौल में जो सेक्टर्स हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है कि बैंकिंग है। कभी भी कोई रिस्क ऑफ वाला जो मोड होता है तो सबसे ज्यादा पिटाई पहले बैंकिंग की होती है। एफपीआई आउटफ्लोज में भी पिटाई ज्यादा बैंकिंग की होती है, तो शायद उसकी वजह से आपको ये रिकवरी दिख रही है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है ये सस्टेन होगा। दूसरा जो है हमारा टेक सेक्टर, हमारे टेक सेक्टर को भी चाइना और यूएस के टेक सेक्टर में पिटाई हुई, तो हमारे टेक सेक्टर की भी पिटाई हुई, जो एक्चुअली अनफेयर था। एक्चुअली इट वाज नॉट ऑन मेरिट। अगर आप देखें इनका परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री जो है, या इनकी जो गाइडेंस है और इनके जो रिजल्ट्स हैं, उसके मुकाबले में जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 3 महीने में ट्रीट किया है, या जो भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, दे डोंट डिजर्व इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें जो इंडिया में करेक्शन आया था या अंडर परफॉर्मेंस आया था बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स, आई थिंक वहीं पे सबसे ज्यादा रिकवरी शायद देखने को मिलेगी। ओके आशीष जी, जब आपने कहा कि वो आईटी की टेक की पिटाई अनफेयर थी, तो आप लोगों ने एग्जिट हायर लेवल्स पर नहीं किया था, या फिर आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे काफी ऐड किया? और टेक अभी भी जो कि आई मीन मोस्ट ऑफ टेक्स एंड स्पेशली इन द मिड कैप आईटी, मेरे ख्याल से सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हाई से काफी सब्सटेंशियली लो हैं। तो वहां पे आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं इन लेवल्स पे? जी, हम लोग का कंसिस्टेंटली अगर आप देखें पिछले साल 2 साल में, जैसे बीएसई 500 को अगर हम बेंचमार्क मान के चलते हैं, तो मेरे ख्याल में 1.5 टाइम्स, मतलब कम से कम 50% ओवरवेट तरीके का पोर्टफोलियो में है। ऑफ कोर्स ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन की वजह से है, बट वी आर कंफर्टेबल के काफी ओवरवेट है, उससे हम कंफर्टेबल है, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये था कि आप देखिए, जैसे चाइना के टेक सेक्टर में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और यूएस टेक सेक्टर में भी उसकी वजह से फिर बहुत गिरावट आई, तो उसके साथ ही साथ उसकी सिंपथी में, जैसे पिछले 3-4 महीने में काफी चीजें हमारे बाजार में हुई है जो वेस्टर्न वर्ल्ड या चाइना के सिंपथी में एक्चुअली हुई है। आप देखिए, जैसे एफपीआई का भी पैसा निकल रहा है, तो हम तो इंडिया सेंट्रिक मैनेजर है, हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड में से कोई पैसा निकालता है, तो 30-40 रुपया भले चाइना से निकले, 10-15 रुपये इंडिया से भी निकलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्केट की काफी सारी फॉल थी वो इन सिंपथी विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, इस तरीके की फॉल थी। ऑफ कोर्स ऑयल से भी हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पहले जो अक्टूबर से पीक आपने बोला, वो पीक अक्टूबर में बनी, और उसके बाद पहले 3 महीने की जो गिरावट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की सिंपथी की है, और उसके बाद पिछले महीने 1.5 महीने में वो तेल की है। तो ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। ओके, तो अगर आप देखें आईटी पर आपकी राय है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपने पूछना चाहूँगा कि ये मेरा और आशीष का रोज़ बरोज़ आजकल एक प्रश्न होता है कि आप एफएमसीजी में बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे सर आप? पिछली बार और 2 रिपोर्टेड अगर आप देखें नतीजे थे, उसमें वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं, प्राइस हाइक मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, स्टिल आई मीन प्रेशर्स हैं, और एक तबका जहां पे अगर आप देखें ये वॉल्यूम्स जनरेट कर रहे थे, आई मीन लास्ट 1-2 साल में, वो था रूरल मार्केट। वहां पे स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। यहाँ पे आपका व्यू क्या है सर? नहीं, सो हमारा एक्चुअली अगर आप देखें, ज्यादा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और जो अर्बन जो बात करते हैं पोर्टफोलियो में, उसमें ज्यादा ओवरवेट है। लेकिन कंज्यूमर स्टेपल्स, आपने सही बताया कि तेल वाला डेवलपमेंट तो अभी है, लेकिन उसके पहले भी रूरल और के शेप रिकवरी और ये सब चीजें चली रही थी। तो वहां पे इतना ज्यादा एक्सपोजर हमारा था भी नहीं और अभी भी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा वेटेज है एक्चुअली। अच्छा, जब वीरू ने कहा कुछ आजकल कंसिस्टेंट क्वेश्चन सबसे पूछते हैं आशीष जी, वो एफएमसीजी, तो दूसरा वो फिर वो न्यू एज कंपनीज वाइटो के रडार पे है क्या वो सब? सिलेक्टिवली डेफिनेटली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पहले भी हमने बताया, जैसे सिलेक्टिवली क्या है कि उसको एक सेक्टर के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उसको एक कॉमन थ्रेड से नहीं देखना चाहिए एक्चुअली। हर बिजनेस को इंडिविजुअली समझना चाहिए। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ फ्लो और सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, इसलिए हर टेक कंपनी को या हर इंटरनेट कंपनी को सेम लेंसेज से देखा जा रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है, सिलेक्टिवली 2-3 स्टॉक्स में हमारा एक्सपोजर है, और उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे।
इंडिविजुअली समझने की जरूरत है। ये सब समझ में आई क्या जो पिछले 2021 में जो सर लिस्ट हुई थी, जो आधी या फिर 2/3 वाइप आउट करके ले गई मेरा पैसा? देखिए, उसमें अगर आप फिनटेक की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक्सपोजर नहीं है। आईपीओ के समय में भी नहीं था, पहले भी नहीं, बाद में भी एक्सपोजर किसी कारण से हमारा नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, राइट। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ हमारा जैसे कंज्यूमर टेक में एक्सपोजर है, इस तरीके का, जहाँ पे हमको लगता है कि स्केलेबल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हमको लगता है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप स्लाइटली बेटर है, तो उस तरीके का एक्सपोजर्स हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बात करने से मुझे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फाइनेंशियल टेक, फिनटेक में हमारा एक्सपोजर नहीं है एक्चुअली। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि आपका एक्सपोजर इस, अगर आप देखें, स्पेस में नहीं है, बहुत प्राइस डैमेज हुए। खैर बहरहाल कोई बात नहीं। अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे बात की, और एक बार फिर से आपको होली की शुभकामनाएं पूरे सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से। आज आशीष जोमेटो ऊपर है 78-65 पर, और अपने 52 वीक लो से अगर आप देखें थोड़ा सा पुल बैक लेके ट्रेड